Dear students, I welcome you all to Avision Institute's online platform for bank SSC examinations. This is Saroj sir, and today in this class we are going to learn, analyze and solve some questions based on a concept called inversion. ठीक है, तो याद रखो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में खास करके एसएससी सीजी में तो ज्यादा इन्वर्जन के बेस्ड का क्वेश्चन भरा पड़ा होगा. इट डजंट मैटर आप बैंक एग्जाम अपीयर कर रहे हो, एसएससी, डब्ल्यूबीसीएस, सीडीएस, है ना, इन्वर्जन विल बी सीन एवरीवेयर. तो देयर मस्ट बी सम रीजंस. कुछ रीजन है व्हाई आर क्वेश्चन फ्रॉम इन्वर्जन आस्क्ड सो फ्रीक्वेंटली एंड सो वाइडली. उसका रीजन ये है कि इन्वर्जन है ना, इट इज अ काइंड ऑफ बिट एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट. इनवर्ट का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स. इनवर्ट का मतलब क्या? रिवर्स. रिवर्स इसलिए कि पूरी जिंदगी आपने पढ़ा कि किसी भी स्टेटमेंट में whenever you make a statement, वहां पे वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है. क्या बोला? सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ वर्ब. वर्ब कंपल्सरली सब्जेक्ट के बाद. क्लियर हो गया? चलो, दैट्स व्हाई आई से शी हैज लेफ्ट फॉर हर ऑफिस, और इंडिया हैड ऑफर्ड रशिया पेमेंट इन रुपीज. क्या क्या रहेगा, डजंट मैटर. यहां पे देखो ये क्या है, इंडिया या शी, ये सब क्या है? इट्स अ सब्जेक्ट, हैज हैड क्या है? वर्ब. तो दिस इज अ स्टेटमेंट, और यहां पे वर्ब कहां अप्लाई है? सब्जेक्ट के बाद. क्लियर हो गया? चलो, बट देयर इज वन एक्सेप्शन. एक एक्सेप्शन है जहां पे वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं बल्कि सब्जेक्ट के पहले होता है. Listen to me once again. I said in one case verbs are placed not after subject but before subject. और वो केस क्या है? और वो केस है interrogative, यानी क्वेश्चन. तो whenever you ask, ये चीज सही हो गया. अब देख लो, इसको मैं रेज कर रहा हूं, है ना, रेज हो गया. और मैं कह रहा हूं क्या होता है whenever you ask interrogative. इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चंस. तो इंटरोगेटिव या क्वेश्चन में क्या होता है? वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले प्लेस होता है. क्या बोला मैंने? In interrogative or question, verbs are placed not after subject, rather before subject. समझ में आ गया? इसका मतलब आप क्वेश्चन करोगे क्या? Has she left? Has she left for Delhi? Has she left for Delhi? यहां पे has is a verb, she is a subject, और ये कहां प्लेस हुआ है? सब्जेक्ट के पहले. समझ में आ गया? चलो ठीक. Likewise, if you have submitted a report, तो कोई आपसे पूछेगा have you submitted your report? क्लियर हो गया? इंट्रोगेटिव. यहां तक भी यूजुअल है. प्रॉब्लम ये है कि देयर इज वन केस जहां पे इंट्रोगेटिव नहीं है. देयर इज अ स्टेटमेंट. क्या है? स्टेटमेंट. देयर इज अ स्टेटमेंट, नो इंट्रोगेटिव, फिर भी वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं, कहां प्लेस हो रहा होगा? सब्जेक्ट के पहले. एक्सेप्शन हो गया. फिर से सुनो, स्टेटमेंट में वर्ब मस्ट बी प्लेस्ड आफ्टर सब्जेक्ट, और ओनली इन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन में वर्ब्स आर प्लेस्ड कहां पे? वर्ब्स आर प्लेस्ड कहां पे? बिफोर सब्जेक्ट. बट देयर इज वन केस, वन एक्सेप्शनल केस, जहां पे
वर्ब जो है स्टेटमेंट में भी सब्जेक्ट के बाद नहीं पहले होता है, वही है इन्वर्जन। दैट्स ऑल, दैट्स व्हाई दे आस्क यू सो मेनी ऑफ क्वेश्चंस। तो आप देख लो क्या क्या केस है, मैं सिंपल वर्ड में इसको लिख रहा हूं। तो इसका रूल लिखो, क्या रूल है? रूल ये है कि वेन एवर, कभी भी, वेन एवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ, क्या? सेंटेंस स्टार्ट्स विथ किससे? द फॉलोइंग एडवर्ब्स, ठीक, फॉलोइंग एडवर्ब्स। तो क्या होता है उस केस में? जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर प्लेस्ड कहां पे? नॉट आफ्टर सब्जेक्ट बट बिफोर सब्जेक्ट, आर प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट। यही हो गया रूल ऑफ इन्वर्जन। इसको आराम से पढ़ो। I will read out for you. ये कह रहा है कि whenever a sentence starts with the following adverbs, उस केस में क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद नहीं, सब्जेक्ट के पहले, और वो इंट्रोगेटिव नहीं है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। समझ में आ गया? यहां पे एक चीज केयर करना है। क्या केयर करना है? ये condition of adverb should be placed, applied only अगर वहां पे क्या है? एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहा है। कहां आ रहा है? सेंटेंस के स्टार्ट में। देख लो वो क्या क्या टर्म है। यानी कि इन्वर्जन का मतलब है, इन्वर्जन मीन्स कि कभी भी सेंटेंस के स्टार्ट में एडवर्ब दिख जाए ना, तो वहां पे ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं, पहले। तो इस केस में क्या है? पहले ऑक्सिलरी वर्ब and only then subject should be applied. ये है आपका क्या? इन्वर्जन का स्ट्रक्चर। बस क्लियर हो गया? सेंटेंस के स्टार्ट में एडवर्ब दिख जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब will not be placed after subject, rather before subject. अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको इन्वर्जन के टर्मिनोलॉजी का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि व्हाट आर दोज टर्म्स जहां पे इन्वर्जन अप्लीकेबल होता है। देख लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक, चलो इरेज हो गया। तो इसमें क्या है? जो इन्वर्जन का टर्म है, फिर से मेरी बात सुनो, there are some 10 to 12 terms that follow inversion. कितने? 10 से 12 जो इन्वर्जन को फॉलो करेगा। लेकिन among all these 10 to 12 terms या टर्मिनोलॉजीज, 2 से 3 टर्म है जो अकेले सबसे ज्यादा अप्लीकेबल है या विजिबल है। फिर से सुनो, 10 से 12 टर्म में 2 या 3 ऐसा फ्रेज है, टर्मिनोलॉजी है that are repeated in examinations more than anything else. उस पे थोड़ा सा काम करना है। और वो सबसे ज्यादा जो एग्जाम में दिखेगा वो दिखेगा टर्म हार्डली दिखेगा, नो सूनर दिखेगा, नेवर दिखेगा, बेयरली दिखेगा, स्कार्सली दिखेगा, नाइदर दिखेगा, नॉर भी दिखेगा, नॉट ओनली दिखेगा, सच दिखेगा,
दैट्स ऑल। फिर से सुनो, मैं इसको क्या करता हूं, ब्लॉक कर रहा हूं। It means these are those exceptional terms whenever कभी भी these terms are placed before subject, तो वहां पे usual pattern of subject verb agreement irrelevant हो जाएगा और वहां पे verb कहां अप्लाई होगा, subject के पहले। क्या क्या टर्म है एक बार देख लो, हार्डली, नो सूनर, नेवर, बेयरली, स्कार्सली, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, सच, ये सब क्लियर हो गया। इसमें से याद रखो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में 80% टाइम्स कुछ टर्म ही यूज होगा और वो है ये तीनों टर्मिनोलॉजी। क्या? ये तीनों hardly, no sooner, never, hardly, no sooner, never, hardly, no sooner, never, that's all। एग्जाम में hardly, no sooner, never का क्वेश्चंस भरा पड़ा मिलेगा। तो जो ही किसी सेंटेंस के स्टार्ट में यू कम अक्रॉस टर्म हार्डली या नो सूनर या नेवर, क्या करना है, देख लो, कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद प्लेस नहीं होना है। ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव टू बी प्लेस्ड कहां, बिफोर सब्जेक्ट। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन देखो, हार्डली राजीव had passed his masters, अच्छा, hardly passed his degree, then he started getting job offers from MNCs। इसमें वो क्या करेगा, इसको लिखेगा पार्ट ए, इसको लिखेगा पार्ट बी, दिस बिकम पार्ट सी, और यहां पे लिखेगा क्या, नो एरर पार्ट डी। हो गया एग्जाम का क्वेश्चन। पढ़ो एक बार क्या है, इट सेज hardly Rajiv had passed his degree, then he started getting job offers from MNCs। बोलेगा एरर, नो एरर, करेक्शन, नो करेक्शन। तो प्रॉब्लम ये है कि राजीव हैड पास्ड हिज डिग्री, कुछ भी एब्सर्ड नहीं लग रहा है ना, बिकॉज देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। एक ऑप्शन क्या है, स्टार्टेड गेटिंग जॉब ऑफर्स। You know the rule कि when there are multiple actions या more than one action, तो फर्स्ट एक्शन किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। तो फर्स्ट एक्शन में अगर had प्लस V3 लगा, वो कुछ भी एब्सर्ड नहीं हुआ। लेकिन सेंटेंस स्टार्ट किससे हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ टर्म कॉल्ड हार्डली, एंड यू नो द रूल ऑफ इन्वर्जन कि कभी भी सेंटेंस अगर हार्डली से या किसी और एडवर्ब से स्टार्ट हो जाए तो क्या नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब फॉलो नहीं होता। राजीव इज अ सब्जेक्ट, हैड इज अ वर्ब, इट इज फॉलोइंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो पार्ट ए क्या हो गया, इरेलेवेंट हो गया, गलत हो गया, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सॉरी सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, हार्डली से, वो सब्जेक्ट वर्ब नहीं लेगा। समझ में आ गया। तो सेंटेंस क्या होना था, सेंटेंस होना था, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं तो ये सेंटेंस हो जाना था
hardly had Rajiv passed. अब ये ग्रामेटिकली करेक्ट है बिकॉज यहां पे वर्ब सब्जेक्ट के बाद नहीं, कहां अप्लाई हो रहा है, सब्जेक्ट के पहले। फिर से सुनो, तो करेक्ट सेंटेंस शुड हैव बीन हार्डली हैड राजीव पास्ड हिज डिग्री देन ही स्टार्टेड जॉब ब्ला ब्ला। समझ में आ गया? आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा एंड आई फर्मली बिलीव कि आप एग्जाम में कर लोगे। इसका मैं कुछ और एक हिडन कॉन्सेप्ट बता देता हूं। तो आप क्या करोगे, पार्ट ए में काट के आ जाओगे, पार्ट ए इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। याद रखो, एग्जामिनर्स कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हार्डली, नो सूनर, नेवर। उसका कुछ रीजंस है और रीजन ये है कि ये सारा टर्म जो है ना, हार्डली, नो सूनर और खास करके स्कार्सली, दे हैव वन कंडीशन ऑफ कंजंक्शन आल्सो। किसका? कंजंक्शन का कुछ रूल देख लो। तो क्या रूल है कंजंक्शन का? ये रूल है कि अदर देन रूल ऑफ इन्वर्जन यू शुड बी अवेयर कि हार्डली जब भी आएगा ना, हार्डली मस्ट बी फॉलोड बाय कंजंक्शन व्हेन। हार्डली कंपल्सरली व्हेन लेगा। नो सूनर अगर कहीं पे अप्लाई हुआ है ना, तो नो सूनर शुड बी फॉलोड बाय टर्म देन। नो सूनर क्या लेगा? देन लेगा फॉर श्योर। अगर कहीं पे स्कार्सली यूज हुआ है, क्या स्कार्सली यूज हुआ है, तो स्कार्सली ऑल्सो टेक्स कंजंक्शन क्या? व्हेन। तो ये आपका क्या है, तीन कंडीशन हो गया एडिशनली केसेस का, कंजंक्शन का बेस्ड ऑन इन्वर्जन। हार्डली व्हेन लेगा, नो सूनर देन लेगा, स्कार्सली भी वन लेगा, व्हेन लेगा। अब आप मुझे बताओ कि कैन यू प्रेडिक्ट या कैन यू गेस कि एग्जामिनर वहां पे क्या एरर देगा? एग्जामिनर क्या एरर देगा? अब एग्जामिनर हार्डली में इन्वर्जन तो करेगा, वो कंजंक्शन व्हेन अप्लाई नहीं करेगा, वो देन करेगा, देन करेगा, देगा ही नहीं। एंड सिमिलरली विथ नो सूनर, इफ नो सूनर मस्ट टेक कंजंक्शन देन, वो वहां पे देन करेगा या व्हेन करेगा, इस तरह का एरर डालेगा। हो गया एग्जाम का क्वेश्चन। वापस आ जाओ, यहां पे सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हार्डली, आपने ऑक्सिटिव वर्ब को राजीव के पहले लिखा, नथिंग रॉन्ग, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। लेकिन देखो उन्होंने कंजंक्शन क्या यूज किया? कंजंक्शन क्या? देन। तो कैन हार्डली टेक कंजंक्शन देन? अगर आपका एडवर्ब हार्डली है तो क्या आप हार्डली के साथ देन अप्लाई करोगे? कभी नहीं। अगर है तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इरेलेवेंट है, एब्सर्ड है। क्या करना था? देन को चेंज करके व्हेन करोगे तो सही होता। तो यहां पे आप क्या करोगे? देन को काट दो और वहां पे क्या कर दो? व्हेन कर दो। अब ये सही हो गया, हार्डली भी है, इन्वर्जन भी है और व्हेन भी है। क्लियर हो गया? चलो एक और एग्जांपल देख लो तो क्लैरिटी बढ़ेगा। लुक एट नो सूनर का एग्जांपल। No sooner government had announced its no sooner government had announced its
foreign policy then Ukraine war started. और यहां पे लिख दिया नो एरर या नो करेक्शन. ठीक, फिर से देखो, ये कह रहा है नो सूनर गवर्नमेंट हैड अनाउंस इट्स फॉरेन पॉलिसी देन यूक्रेन वॉर स्टार्टेड. इसका मतलब ये है कि इंडिया ने फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट अपना पॉलिसी अनाउंस किया कि आई विल नॉट बी टेकिंग साइड ऑफ एनी ऑफ द कंट्रीज because they were in dispute, but they had no idea कि after war gets started, now India is bound to take sides. तो उसी पे ये स्टेटमेंट था. देखो, पढ़ के सुन के कुछ एरर लग रहा है, रीड आउट दिस स्टेटमेंट. कुछ एरर दिख रहा है, कुछ एरर लग रहा है एग्जाम में. तो अगर पढ़ के सुन के एरर नहीं लग रहा ना, तो एटलीस्ट आर यू एबल टू आइडेंटिफाई एनी कीवर्ड? कोई कीवर्ड दिख रहा है क्या? कीवर्ड दिख रहा है नो सूनर. क्या? नो सूनर. तो व्हेनेवर सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नो सूनर, रूल क्या पढ़ा था रूल ऑफ इन्वर्जन का? व्हेनेवर सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नो सूनर, सब्जेक्ट वर्ब का प्लेसमेंट शुड नॉट बी फॉलोड. यहां पे गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हैड इज अ हेल्पिंग वर्ब. ये क्या हो गया? ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया. सही क्या होना था? ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर सब्जेक्ट. तो उसको आप कैसे कहना था? आपको कहना था कि नो सूनर. पहले आप बोलो, गेस करो, जल्दी बोलो, कैसे कहोगे? आपको कहना था हैड सब्जेक्ट के पहले. इट मींस द सेंटेंस शुड बी no sooner had the government announced. had यहां पे verb है, government यहां पे subject है, sentence starts with no sooner. अब verb plus subject का स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली करेक्ट है, ना कि subject plus verb. एक चीज हो गया. और भी देखो तो कुछ एरर दिख रहा है. If sentence starts with no sooner ना, तो no sooner must be followed by क्या? Than. इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा है then. याद रखो, इन्होंने ऑप्शन में दिया था then, जो क्या है? इनकरेक्ट है, irrelevant है. यहां पे होना चाहिए था than. तो ये क्या होता? ग्रामेटिकली करेक्ट होता. इसका मतलब है कि अज्यूम करो कि अगर एग्जामिनर ने इसको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में सब डिवाइड किया होता ना, तो एनीवन जिन्होंने आंसर पार्ट ए किया था उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, एंड समवन जिन्होंने पार्ट ए और बी दोनों को गलत किया था. इट मींस एक ऑप्शन में यू विल हैव बोथ ए एंड बी. तो जिसने ए एंड बी दोनों में टिक किया उसका ही कट ऑफ क्लियर होगा, उसका ही सिलेक्शन होगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन. समझ में आ गया? एक बार मैं क्या कर रहा हूं, ब्रीफली इंडिकेट कर रहा हूं और फिर इसका कुछ और हम एक्सेप्शन देखेंगे. एक चीज और देख लो, सुनो, पहले तो ये देख लो. अब मैं राइट नाउ आई विल गिव यू वन स्टेटमेंट जो थोड़ा हो सकता है आपको पजल कर दे. देख लो क्या है, छोटा सा एग्जांपल है. वहां पे कह रहा है वो कह रहा है हार्डली he
hardly he reached. Did he reach? अच्छा, इसको थोड़ा सा hardly he got his salary, then his room owner arrived. इसका मतलब, now look at the statement, क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि hardly he got his salary, then his room owner arrived. यहां पे सेंटेंस hardly से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे then भी है, तो ये एरर दिख गया, तो इसको काट के आप क्या करोगे? hardly है तो when कर दोगे, तो कंजंक्शन का एरर तो हो गया। सेकंड क्या है? यू नो कि when hardly starts with a subject, जब hardly सेंटेंस के स्टार्ट में आता है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब अप्लाई नहीं होता, इनकरेक्ट हो जाता है। क्या अप्लाई होगा? उस केस में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले अप्लाई होगा, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ है ही नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ नहीं है, तो याद रखो when no auxiliary verb is given apply do verb as a auxiliary verb। समझ में आ गया? जब कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया रहता है तो आप क्या करोगे? वहां पे do verb as an auxiliary verb अप्लाई करोगे। तो यहां पे आप he got salary को इरेज कर दो और वहां पे लिखो कि hardly did he get, hardly did he get, hardly did he get his salary when his room owner arrived for rent। क्यों हुआ? Because sentence starts with hardly, जो एडवर्ब है, इन्वर्जन का रूल को फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट गिवन, तो क्या अप्लाई करोगे? डू वर्ब, इसलिए आप इसको क्या करोगे? हार्डली डिड ही गेट करके करोगे। समझ में आ गया गाइस? ये आपका क्या था? दिस वाज कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन। हम क्या करेंगे कमिंग वीडियोस में? वी विल बी सॉल्विंग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो इन्वर्जन के बेस्ड का आया है, उसके बाद ये आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। whenever you saw some keyword, क्या करें? you would क्या करोगे? इजीली उसको क्या करोगे? इंप्रूव करोगे और एरर लोकेट करोगे। सो कीप वॉचिंग, वी विल कम अप विद अनदर वीडियो वेरी सून where we'll be describing more applications and examples of inversion. Thank you very much for your time. Keep watching. Have a great day.